हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूं। डेरिवेशन इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये कि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो अगर आया तो आपको डेरिवेशन निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चों, है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। क्लियर। तो सबसे पहले डेरिवेशन में आपको करना क्या है, आपको अगर क्वेश्चन आया कि डेराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है ना। अब सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप लीजिए एक सेल, है ना। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। अब इस सेल के साथ जोड़ दीजिए क्लोज स्विच की, है ना। और फिर इस सर्किट में एक हाई रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर जोड़ दीजिए। तो ये आर क्या है, ये आर रजिस्टर है ना। और इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए। क्लियर। जो कि इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या मेजर कर सकेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकेगा। और फिर इस सर्किट में आपको कनेक्ट करना है एम मीटर। ठीक है। तो यहाँ वोल्ट मीटर का माइनस है तो यहाँ एम मीटर का क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर यहाँ माइनस, और फिर इसको लाकर यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें सेल भी होना चाहिए, क्लोज स्विच की भी होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, वोल्ट मीटर होना चाहिए और एम मीटर होना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है। तो वही चीज़ यहाँ आपको दिख रही है ना। तो ए स्टडी करंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये लाइन नीचे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया उसके नीचे लिख दीजिए ए स्टडी करंट इन ए प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी ये जो सर्किट आपने बनाया है ये प्योरली रेजिस्टिव है ना। मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, प्योरली रेजिस्टिव। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करें एजम्पशन, तो अब आपको कुछ एजम्पशन लेने। ठीक है। कितने एजम्पशन लेने, 3 एजम्पशन लेने। अब वो 3 एजम्पशन क्या क्या है, तो सर्किट डायग्राम को इमेज में रखिए, दिमाग में उस सर्किट डायग्राम की इमेज को रखिए। तो सबसे पहला हमने सर्किट डायग्राम बनाते समय यहाँ करंट को शो करना बहुत ज़रूरी है ना। अब हमने कितना करंट माना है, तो हमने आई करंट माना है कि जो कि इस सर्किट से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। तो पहला एजम्पशन आपने क्या लिया, पहला एजम्पशन लिया कि कंसीडर करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, है ना। कि आई करंट आर रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जो हमने रजिस्टर माना था उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम, और उस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ये हमने सर्किट डायग्राम में शो कर दिया है ना। दूसरा एजम्पशन, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। अब आपको याद होगा कि सर्किट डायग्राम में हमने इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या लगाया है, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मान लिया कितना, V मान लिया, है ना। तो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर बी V। ठीक है। अब t टाइम में let the t be the time during which a charge q flows across। अब अगर हम एक t टाइम लेते हैं, t टाइम 1 आवर 2 आवर कुछ भी हो सकता है ना, 1 सेकेंड 10 सेकेंड। तो अगर हम t टाइम लेते हैं और t टाइम में ये मानते हैं कि q चार्ज उस रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यानी वापस सर्किट डायग्राम में आओ। तो अगर हम ये माने कि t टाइम में जो q चार्ज है वो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर आपने ये 3 एजम्पशन ले लिए तो ये एजम्पशन लिखने होंगे आपको, है ना। आपको सीबीएसई की जो आंसर शीट है उसमें ये 3 एजम्पशन लिखने होंगे। अब आपने अगर ये 3 एजम्पशन ले लिया और अब आपसे पूछा जाए कि क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा, तो ये वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो अब आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि V = W/Q होता है। यानी Q चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ा,
तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है V, और चार्ज कितना है Q। तो अगर आपको Q चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा W = VQ के बराबर। ये आपका वर्क आ गया, है ना। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपका जो वर्क डन आ गया वो किसके इक्वल आ गया, VQ। यानी जब आप VQ बराबर वर्क करोगे तो Q चार्ज फ्लो होगा, है ना, कितने टाइम में, T टाइम में। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब आपको वर्क मिल गया। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर आपने वर्क निकाला है, ठीक है, तो इसका मतलब आपने एनर्जी निकाला है, क्योंकि जैसे हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी है, उसी तरह वर्क भी एनर्जी है। तो आपने वर्क तो निकाल लिया, Q चार्ज को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। तो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बैटरी से क्या होगी, सप्लाई होगी। तो बैटरी क्या है, एनर्जी का सोर्स है ना। तो बैटरी को इतनी एनर्जी क्या करनी होगी, VQ बराबर एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है। अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द सोर्स क्या है, सेल या बैटरी, मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ। तो आपने जो वर्क निकाला वो एनर्जी के बराबर है, और उतनी एनर्जी सेल को, सेल क्या है, सोर्स, उसे सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, है ना। कितने टाइम में, इन टाइम T। तो सप्लाई जो सोर्स है वो कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है T टाइम में, VQ एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना। हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्सेज। अब पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब आपने ये निकाल लिया है कि सोर्स को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी, VQ एनर्जी सप्लाई करनी होगी, कितने टाइम में, T टाइम में, है ना, क्लियर। अब पावर बराबर क्या आ गया, VQ/T। अब Q/T को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं करंट लिख सकता हूं। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, VI आ गया, है ना। तो पावर का आपने फॉर्मूला निकाल लिया। तो पहले आपने क्या निकाला, वर्क डन, कौन सा वर्क, Q चार्ज को मूव करने में, और वो वर्क एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और एनर्जी अपॉन टाइम कर दें, ठीक है, तो वो आपका निकल के आ जाएगा पावर, क्लियर। तो हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया VI, ठीक है, क्लियर। अब एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज पावर इनटू टाइम। अब ये आपने यूनिट टाइम में पावर सप्लाई देखा है। अब मैं आपसे पूछूं, है ना, कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स T टाइम तक काम करता है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा। तो उस इलेक्ट्रिकल सोर्स का पावर VI है, और अगर वो T टाइम तक वर्क करता है तो पावर इनटू टाइम एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ से एनर्जी क्या आ गया, पावर की वैल्यू है VI, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, VI इंटू T, है ना। तो यहाँ से जो एनर्जी सोर्स सप्लाई करेगा वो एनर्जी किसके इक्वल आ गई, पावर इंटू टाइम के, यानी VI इंटू T के, है ना, क्लियर। बात समझ में आ गई। तो एक बेसिक फॉर्मूला है साइंस में कि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी आपने निकाल लिया VQ, है ना, तो वहाँ से पावर कितनी आ गई, VI। अब ये पावर, इतने पावर से अगर सोर्स T टाइम तक वर्क करेगा तो कितनी एनर्जी सप्लाई कर पाएगा, है ना। अगर 1 सेकंड में VI पावर से काम कर रहा है तो T टाइम में अगर वो VI से पावर से काम करता रहेगा तो VI इंटू T, यानी पावर इंटू टाइम, इतनी एनर्जी सप्लाई कर पाएगा। अब आपको ये स्टेप लिखने के बाद ये सोचना है कि ये जो एनर्जी है ये कौन सप्लाई कर रहा है, सोर्स, है ना। सोर्स क्या मान सकते हैं, सेल, बैटरी, है ना। अब ये एनर्जी का कन्वर्जन कैसे हो रहा है। अब हमने सर्किट को क्या माना था, हाईली रेजिस्टिव, तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यही तो पूछा है यहाँ। व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स। तो सोर्स जो ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है VIT, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आगे क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, किसमें, हीट के फॉर्म में,
है ना। तो मैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के बराबर लिख सकता हूं, जी हाँ। तो आपको फिर ये लिखना है कि दिस एनर्जी, कौन सी एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये डिसिपेट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है ना, ट्रांसफॉर्म हो रही है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। Thus for a steady current I the amount of heat produced in time t is। तो फिर किसी स्टडी करंट वाले सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो t टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो हीट उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी आपने कितना निकाला, VIT, तो यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट के फॉर्म में। तो मैं हीट बराबर VIT लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। बात समझ में आ गई, दिख रहा है ना, H इक्वल टू VIT। इतनी एनर्जी सोर्स सप्लाई कर रहा था और इतनी ही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। तो हीट इक्वल टू VIT में लिख सकता हूं, हीट भी एक टाइप की एनर्जी है ना। क्लियर। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी एक स्टेप बाकी है। अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर दूं, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, है ना, यही कहता है ना। तो मैं V की जगह IR वैल्यू पुट कर दूं, तो अब आप सोचिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो मैंने V की जगह IR पुट कर दिया और बाकी IT है, तो ये I और I क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बाकी R और T। तो हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT। और यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का डेरिवेशन। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही है ना। और ये फॉर्मूला का हमने क्या कर लिया, डेरिवेशन कर लिया। तो पहले वर्क निकाला, वर्क बराबर एनर्जी हो गया, है ना, और फिर वहां से हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली। क्लियर। और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको मैंने हीट के इक्वल कर दिया, ठीक है। और फिर V की जगह मैंने IR पुट करके मैंने फॉर्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है जो हमने डेराइव कर लिया। तो आपको यहां तक डेराइव करना है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला देखकर, है ना, कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ये तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है ना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर is directly proportional to the square of the current, is directly proportional to the resistance and directly proportional to the time। वो टाइम जब तक कि I करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिया, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन कर लिया जो आपके CBSE बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसको प्रैक्टिस कीजिए, स्टेप वाइज जैसे बताया है उसे लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। और जब आपको पूरा डेरिवेशन आ जाएगा तो एग्जाम में आप फुल मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो, है ना। और आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ही हमने एक खास तौर से निश्चय 2.0 बैच लॉन्च किया। तो अब इस बैच में इनरोल कर लीजिए अपने आप को, ताकि आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें आप टॉपर जैसी प्रिपरेशन कर सकें। और इस निश्चय 2.0 से जुड़ेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस बैच में इनरोल करने के लिए, ठीक है, जब आप पेमेंट करेंगे तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा कोड है Y621S। अब इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, कैसे आपको निश्चय 2.0 बैच में एनरोल करना है, कहाँ से परचेज करें, तो वो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, है ना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अड्डा 24/7 ऐप आपको इंस्टॉल करना है ना। अब मैं जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ वो वेबसाइट पे बता रहा हूँ, आपको यही काम ऐप के थ्रू करना है ना। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए और अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। अब जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पूछेगा कैटेगरी, ठीक है। तो कोर्सेज या कैटेगरी, तो आपको सेलेक्ट करना है उसमें कोर्स क्या, स्कूल K-12, है ना। फिर इसमें आपको जाना है क्लास 10th में, और फिर क्लास 10th में जाने के बाद यहाँ दिख रहा है आपको आइकन CBSE बोर्ड क्लास 10th।
जो मैं यहाँ आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ वही चीज़ आपको ऐप में मिलेगी, है ना। अब यहाँ जब आप गए तो यहाँ आपको देखिए निश्चय 2.0 दिख रहा है ना। अब ये जो निश्चय 2.0 बैच है, इसमें हम हर चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपको मॉक सैंपल पेपर, डाउट क्लियरेंस सब कुछ मिलेगा। और टू द पॉइंट सीबीएसई को फॉलो करते हुए, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आप टॉपर बनो, स्कोर लाओ 90% से ज़्यादा, है ना। तो अब आप देख रहे हो इसकी प्राइस 4399। तो क्या इस प्राइस पे निश्चय 2.0 बैच आप मिलेगा? नहीं, इससे काफ़ी कम प्राइस पे। तो मैंने प्राइस को कम करने का एक तरीका बताया था कि आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा कोड क्या है, मैं वहाँ एंटर कर देता हूँ। तो मेरा कोड है आपका Y621S। ये मैंने अपना कोड एंटर कर दिया, है ना। यही कोड आपको एंटर करना है और जैसे ही अप्लाई करूँगा, देखिए 4399 का कोर्स कम होकर 3651 का हो जाता है। अगर आपके ऐप में कॉइन्स हैं तो कॉइन्स भी यूज़ कर लेंगे तो ये प्राइस और कम हो जाएगी, है ना। तो सोचिए सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन सिर्फ 3651 रुपीज़ में, है ना। तो ये काफ़ी जेन्युइन प्राइस है ना। कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट पैकेज आपको इसमें मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए निश्चय 2.0 में एनरोल कीजिए और जो आज का लेक्चर जो मैंने पढ़ाया इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जूस लॉ फिटिंग का। और अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ही स्कोर कर पाओगे, बाकी तो बच्चे पीछे रह जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आगे निकलना है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।